ओसामा एक टाइम था जब ये नाम सुनकर बहुत से लोग काम जाते थे और इसका रीजन हम सब जानते हैं। 2001 में कुछ टेररिस्ट ने प्लेन्स हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स के ट्विन टावर्स पर क्रैश कर दिया। इस इंसिडेंट में 3000 से भी ज़्यादा पीपल की मौत हो गई। इसके बाद अमेरिका ने टेररिज्म पर वार डिक्लेयर कर दी। ये सुनने में थोड़ी सिली लगता है, लेकिन सच ये है कि टेररिज्म को स्टार्ट करने वाला भी अमेरिका ही था। एनीवेज, वार डिक्लेयर करने के बाद अमेरिका ने तालिबान से ओसामा को उनको सौंपने के लिए कहा, लेकिन तालिबान ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने एलाइड पावर्स के साथ मिलकर अफगानिस्तान को इन्वेड किया। मिशन था तालिबान को पावर से हटाना और वह जड़े जमा चुकी अल-कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उखाड़ फेंकने के लिए। और यही से शुरू हुई ओसामा की हंट। वैसे ओसामा को मारने को प्लान 2001 से स्टार्ट नहीं हुआ था। उसे मारने की पहली कोशिश 1998 में हुई थी। रीजन, अल-कायदा टेररिस्ट ने केन्या और टैंजानिया में यूएसए के एम्बसीज को ब्लास्ट कर दिया था। तब टेररिस्ट क्लिंटन ने अफगानिस्तान में अल-कायदा कैंपस पर मिसाइल अटैक करवाया, लेकिन उस अटैक में एक भी अल-कायदा लीडर नहीं मारा गया और ओसामा वहां से घंटों पहले ही भाग चुका था। फिर हुआ ट्विन टावर्स का इंसिडेंट। इसके बाद अमेरिका ने ओसामा की लोकेशन ट्रेस करने की बहुत कोशिश की और सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर ओसामा की लोकेशन पता भी चल गई। दिसंबर 2001 में इंफॉर्मेशन मिली कि वो ईस्टर्न अफगानिस्तान के तोरा बोरा माउंटेन्स में एक केव में है। फौरन यूएस स्पेशल फोर्सेस और अफगान मिलिट्री जाकर उस केव को ब्लास्ट कर दिया, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओसामा वहां से भी भाग गया और इस बार वो पाकिस्तान पहुंचा। इसके बाद ओसामा कहाँ है ये पता लगा यूएस इंटेलिजेंसेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसके 2 रीजंस थे। पहला, ओसामा ने कभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज नहीं किया। वो सिर्फ अपने ट्रस्टेड लोगों के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन पास करता था। मतलब अगर उसे कुछ कहना है तो वो लेटर में लिखकर या वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपने ट्रस्टेड लोगों के भिजवाता था। बेसिकली अल-कायदा के सारा ऑपरेशंस वो अंधेरे में रखकर अपने ट्रस्टेड लोगों से ही चलवाता था। और सेकंड रीजन, वो कभी एक जगह पर नहीं रहता था। वो टाइम टू टाइम अपने सेफ हाउसेस चेंज करता रहता है और ज्यादा ट्राइबल एरियाज में ही रहता है, क्योंकि वहां पर ओसामा के सिंपथाइजर्स सबसे ज्यादा थे। लेकिन अमेरिका सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने ओसामा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत सारे इन्फॉर्मर्स रखे। बहुत से पाकिस्तानी मौलाना अमेरिका CIA एजेंट्स के लिए काम करते थे और गलती से पकड़ जाने पर इनका टॉर्चर बहुत बुरा होता था। एक बार एक क्लेरिक पर ओसामा की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का शक हुआ तो अल-कायदा ने उस क्लेरिक का सर काट दी। फिर भी CIA ने ओसामा को सर्च करना बंद नहीं किया। वो टाइम टू टाइम अल-कायदा लेफ्टिनेंट्स को अरेस्ट करते रहे। 2003 में 9/11 के मास्टरमाइंड खलीद शेख मोहम्मद को अरेस्ट किया गया। इनके नेम्स याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2005 में अल-कायदा के ऑपरेशनल चीफ अबू फराज अल-लिबी को अरेस्ट किया गया और भी बहुत से अल-कायदा एजेंट्स और इन्फॉर्मर्स पकड़े गए। बट प्रॉब्लम ये थी, ओसामा जानता था कि अमेरिका उसे इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं है और ओसामा कोई पागल नहीं था। सो ऑब्वियसली वो अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने देता था। वो कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, यहाँ तक कि किस विलेज या स्टेट में है, ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता थी। लेकिन यहाँ पर अमेरिका को एक पॉइंट समझ में आया। वो ये था कि ओसामा एक कुरियर नेटवर्क यूज कर रहा है और इसीलिए कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो रही। अब आप सोच रहे होंगे ये कुरियर नेटवर्क क्या है। जैसे मैं पहले बताया, ओसामा डायरेक्टली किसी से नहीं मिलता था, सिर्फ लेटर्स और वीडियो टेप्स के थ्रू कांटेक्ट में रहता था। तो ये नेटवर्क काम कैसे करता था? ओसामा से एक पर्सन आता। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ओसामा के डायरेक्ट कांटेक्ट में सिर्फ यही एक बंदा था। ये पर्सन ओसामा से लेटर्स और वीडियो टेप्स लेकर अपने एजेंट्स को देता था और वो लोग अपने नेटवर्क के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन पूरा अल-कायदा तक पहुंचते थे। मेजॉरिटी अल-कायदा मेंबर्स को ये भी नहीं पता था कि ओसामा से लेटर्स और टेप्स लाने वाले कौन हैं। उन्हें सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन पास करने वाले एजेंट्स ही पता थे। CIA ने इन सबको इंटरोगेट करके उस कुरियर नेटवर्क के मेंबर्स के नेम्स निकलवाई। बट सिर्फ नाम जानने से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये नेटवर्क कहीं ना कहीं आकर कट हो जाता था। लेकिन CIA ने इन कलेक्ट किए नाम्स और अपने सीक्रेट इन्फॉर्मर्स से मिले नेम्स की इन्फॉर्मेशन हमेशा कलेक्ट करती रहती थी। और इस प्रोसेस में जब खलीद शेख मोहम्मद और अबू फरज अल-लिबी को अरेस्ट किया गया तो उनसे इस कुरियर नेटवर्क के लोगों के बारे में पहुंच गया। उन्होंने नेटवर्क के बहुत से लोगों की इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन दोनों ने एक पर्सन के बारे में कहा कि वो उसे नहीं जानते। उस पर्सन का नाम था अबू अहमद अल-कुवैती। इस नाम को याद रखो। इस पर्सन के बारे में CIA को अपने इन्फॉर्मर्स से पता चला था, लेकिन शुरू से इसकी आइडेंटिटी एक मिस्ट्री थी। पर जब खलीद शेख मोहम्मद और अबू फरज अल-लिबी दोनों ने कहा कि वो इसे नहीं जानते, तभी CIA को समझ आ गया कि ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन की इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। फिर 2005 में
काफी इंट्रागेशन के बाद अबू फरज अल लिबी ने अबू अहमद अल कुवैती के बारे में बताया। वो ये था कि हर कुछ मंथ्स में अबू अहमद ओसामा से इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक और बाहर की दुनिया की इन्फॉर्मेशन ओसामा तक पहुंचता है। फाइनली 5 साल बाद ओसामा के बारे में एक लीड मिली थी, बट अबू अहमद अल कुवैती के बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अमेरिकन ने अपने पास अवेलेबल हर डेटा लिस्ट चेक की, सिग्नल इंटेलिजेंस में भी सर्च किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्रॉस चेक किया, ऑपरेशन में मिले सारे डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स और लैपटॉप स्टडी किए, बट कहीं भी अबू अहमद अल कुवैती के बारे में छोटी सी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन 2005 में एक फॉरेन इंटेल पार्टनर की वजह से अबू अहमद अल कुवैती का रियल डिटेल्स सामने आई। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं कि ये फॉरेन इंटेल पार्टनर ISI ही था और गलती से ISI के डेटा से ये इन्फॉर्मेशन CIA को मिल गई। कुछ कहते हैं कि जॉर्डन की इंटेलिजेंस एजेंसी GID ने इन्फॉर्मेशन दी और कुछ लोग कहता है कि हमारी इंडियन रॉ ने इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन अमेरिका ने पब्लिकली किसी का नाम मेंशन नहीं किया और उसका ओरिजिनल नाम था शेख अबू अहमद। कुवैत में पैदा हुआ एक पाकिस्तानी मैन। सिर्फ नाम मिला था, लेकिन वो पर्सन अब कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, ये बाकी कोई भी डिटेल्स नहीं पता थी। और यहाँ पर एक और रोड डेड एंड हो गई। अगले कई सालों तक शेख अबू अहमद के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलने की कोशिश की गई, क्योंकि ओसामा तक पहुंचने का अब यही एक रास्ता बचा था और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और लगभग 5 साल बीत गए जब सबको लगता कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जुलाई 2010 में अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने एक इम्पोर्टेंट कॉल इंटरसेप्ट की और इस कॉल पर बात करने वाला कोई और नहीं, अबू अहमद अल कुवैती अलियास शेख अबू अहमद था। एक्चुअली वो फोन यूज नहीं करता था, पर इस इंसिडेंट को अब 10 साल हो रहे थे और रिसेंट ईयर्स में CIA ने भी ओसामा पर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। सो ये लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए। इस प्रोसेस में उसने किसी को फोन किया और उसमें अपना फेक नाम अबू अहमद अल कुवैती यूज किया। इतना ही नहीं, CIA के पास जो अबू अहमद अल कुवैती का वॉइस रिकॉर्ड्स थे, उससे ये फोन वॉइस मैच हो गई। फौरन USA ने उसके जनरल लोकेशन ट्रेस कर ली। कॉल के कुछ टाइम बाद ही CIA ऑपरेटिव्स ने उसे पेशावर सिटी के नॉर्थ वेस्ट साइड में एक कार में स्पॉट किया और फिर उस कार को बहुत सीक्रेटली फॉलो करना शुरू किया। ऐसे कि थोड़ी दूर एक कार फॉलो करती, फिर वहां से दूसरी कार। ऐसे ही बहुत से CIA ऑपरेटिव्स ने उस कार को फॉलो किया और फाइनली ये कार एबोटाबाद नाम के एक टाउन में एक घर के सामने आकर रुकी और ये घर एकदम टाउन के एंड में था। आप इस इमेज में देख सकते हैं 2004 की सैटेलाइट इमेजेस में ये घर नहीं है, बट 2011 में यहाँ एक घर है। अगर घर को देखते ही सबको डाउट हो जाता कि यही ओसामा रह रहा होगा, क्योंकि वो घर करीब 1.5 एकड़ लैंड में बना था और एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी। घर के चारों तरफ 12 से 18 फुट ऊंची वॉल्स थी। ये उस हाउस का 3D मॉडल है जो CIA रिकॉर्ड्स में है और इस घर की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी। वॉल्स पर बार्बेड वायर लगी थी ताकि कोई दीवार कूद ना सके और यह घर में डबल गेट्स थे, जैसे RRR मूवी में ब्रिटिशर्स के थे, बिल्कुल वैसे। घर में ना कोई टेलीफोन कनेक्शन था ना इंटरनेट कनेक्शन। ये सब देखकर ऑब्वियसली हमें समझ आ जाता है कि यह ओसामा हो सकता है, राइट? क्योंकि घर देखने में एक रिच हाउस ऐसा था और ऐसे घर में इंटरनेट और टेलीफोन ना होना मतलब कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन CIA ने यहाँ भी जल्दीबाज नहीं की। वो 100% कन्फर्म करना चाहते थे कि यह ओसामा ही है, क्योंकि जो इंसान 10 साल तक CIA से बसता रहा, क्या वो ऐसा एक फेक हाउस और फेक आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर सकता? यही CIA ने भी सोचा। क्योंकि जो इंसान 10 साल से CIA से बसता रहा, क्या वो ऐसा एक फेक हाउस और फेक आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर सकता? यही CIA ने भी सोचा। अगर जल्दीबाज में अटैक किया और वहाँ ओसामा नहीं मिला तो वो अगले 10 साल के लिए अंधेरा में गायब हो जाएगा। अभी ओसामा का नेटवर्क थोड़ा फ्री बिहेव कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि CIA ने उनके पीछे करना छोड़ दिया है, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन भी मिली, वरना वो भी नहीं मिलती। सो उन्होंने 100% कन्फर्म करने के सोचा और वहाँ अपने एजेंट्स को लगाकर उस घर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उस घर से कचरा तक बाहर नहीं आता था, क्योंकि ट्रैश का कॉम्पाउंड के अंदर ही जला दिया जाता था। और वो घर 2 ब्रदर्स के नाम पर है, अल कुवैती और उसका भाई अरबर। लेकिन इनके अलावा अपर फ्लोर पर एक और फैमिली भी रहती थी। कुछ ही दिन में CIA ने एक पर्सन को रेगुलरली वॉक करते हुए नोटिस किया। उस पर्सन की काफी लंबी बियर्ड थी। ये पर्सन कभी भी उस घर के कंपाउंड से बाहर नहीं आया। CIA ने इस पर्सन को एक नाम दिया, द पेसर। और द पेसर ओसामा का फिजिकल डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा था। बट एक और बात थी, ओसामा को आखिरी बार 10 साल पहले देखा गया था और तब से अब तक उसका फेस भी बदल गया होगा। सो 100% आइडेंटिफाई करना या फोटो से कंफर्म करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो ओसामा को कोई डुप्लीकेट भी हो सकता था। वह ओसामा ही है, ये कंफर्म करने के लिए एक क्लोज सर्वाइलेंस यूनिट बनाई गई। अबोटाबाद में एक सेफ हाउस से उस घर को 24/7 मॉनिटर करना स्टार्ट किया गया।
टेलीफोन कैमरास, इंफ्रारेड इमेजिंग और दूसरे सेंसर यूज करके उस कंपाउंड के अंदर लोगों की डेली लाइफ को देख जाने लगा। ओसामा इतना स्मार्ट था कि कंपाउंड के अंदर भी वो ऐसी सेफ जगह पर ही घूमता था जहां उसकी पूरी बॉडी बाहर से ना दिखे, तो अटैक के टाइम वो फौरन भाग सकता था। इसीलिए उसकी पूरी फोटो कभी नहीं ली जा सकी। लेकिन कुछ ही दिनों में सीआईए डायरेक्टर लेयन पेनेटा और उनके एनालिस्ट कन्विंस हो गया कि द पेसर ही ओसामा है। फरहान पेनेटा उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा से मिले और उन्हें इन्फॉर्मेशन दी। मार्च और अप्रैल में ओबामा ने कई बार इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग्स कंडक्ट की, ये डिसाइड करने के लिए अटैक कैसे करना है। और फाइनली उनके सामने दो ऑप्शंस थे। एक था एयर स्ट्राइक, मतलब डायरेक्ट उस घर पर बॉम्ब गिराना, लेकिन उस वक्त यूएसए के पास ऐसी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो एक बड़ा ब्लास्ट करना पड़ता जिसे आसपास के लोग भी मारे जाते और पाकिस्तानी की लैंड पर एयर स्ट्राइक करने से डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब होते। सबसे इंपॉर्टेंट, ओसामा मारा या नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। दूसरा ऑप्शन था हेलीकॉप्टर राइड, इसे एक कन्फर्मेशन हो जाता कि ओसामा ही मारा है और कोई सिविलियंस लॉस ऑफ लाइफ भी नहीं होता, लेकिन इस राइड में जाने वाले सोल्जर्स की जान को रिस्क था। इस दोनों ऑप्शंस में बहुत डिस्कशन हुआ। डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट गेट्स ने एयर स्ट्राइक को सपोर्ट किया। वीडियो में आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो और हमारा इन्फॉर्मेशन मत लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अब वीडियो का कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सीआईए डायरेक्टर लियोन पेनेटा ने हेलीकॉप्टर राइड को सपोर्ट किया। मिड अप्रैल तक कुछ और मीटिंग्स के बाद फाइनली ओबामा ने हेलीकॉप्टर राइड को परमिशन दे दी। इसके बाद नेवल स्पेशल वॉरफेयर डेवलपमेंट ग्रुप से मेंबर्स को लेकर द रेड स्क्वाड्रॉन नाम की एक स्पेसिफिक यूनिट बनाई गई। ये अमेरिका आर्मी के बेस्ट सोल्जर्स थे और उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग में किसी को नहीं पता था कि मिशन क्या है और एजेंट कौन है। बिल्कुल ओसामा के घर जैसा एक कंपाउंड बनाकर उसमें ट्रेनिंग दी गई और फिर उन्हें अफगानिस्तान भेज गया। अप्रैल 28 को ओबामा ने एक लास्ट मीटिंग के बाद ऑपरेशन को फाइनल परमिशन दी। मई 1 ऑपरेशन शुरू हुआ। अफगानिस्तान में टाइम था 10:22 PM। अफगानिस्तान के अमेरिका बेस से 2 स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। उनमें टोटल 23 नेवी सील्स थे। उनके साथ कैरियो नाम का एक मिलिट्री डॉग भी था बॉम्ब्स डिटेक्ट करने के लिए, और 2 बड़े CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी निकले। एक में एक्स्ट्रा फ्यूल था और दूसरे में एक्स्ट्रा सील्स बैकअप के लिए। और इस पूरे ऑपरेशन को प्रेसिडेंट ओबामा लाइव देखते रहते थे। पाकिस्तान लोकल टाइम May 2 12:30 AM दोनों हॉक हेलीकॉप्टर्स ओसामा के घर के पास पहुंचे। नीचे उतरते वक्त एक हेलीकॉप्टर टेक्निकल इश्यू की वजह से कंपाउंड के अंदर ही क्रैश लैंड हो गया। हेलीकॉप्टर का टाइल टूट गया, लेकिन अंदर के सारे सील्स सेफ थे। दूसरा हेलीकॉप्टर प्लान के मुताबिक कंपाउंड के बाहर लैंड हुआ। दोनों टीम्स ने गेट ब्लास्ट करके अंदर एंट्री ली। अब सील टीम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई क्योंकि वहाँ 2 घर थे, एक में 3 स्टोरी बिल्डिंग और एक गेस्ट हाउस। छोटी टीम गेस्ट हाउस की तरफ गई और बड़ी टीम मेन हाउस की तरफ। गेस्ट हाउस में अबू अहमद अलकुवैती और उसकी वाइफ थे। उसके अपनी वाइफ को शील्ड बनाया और फायरिंग में दोनों मारे गए। उसी टाइम बड़ी टीम मेन हाउस में घुसी। ग्राउंड फ्लोर पर अबू अहमद का भाई अरबर था, उसने भी अपनी वाइफ को शील्ड बनाया और वो भी मारी गई। सील्स के अकॉर्डिंग घर के आदमी औरतों को शील्ड बनाकर अटैक कर रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पर जाते हुए ओसामा के 23 साल का बेटा खलीद उन पर फायरिंग करने लगा। एक सील ने आवाज बदलकर पुकारा, खलीद इधर आओ। जैसे ही उसने देखने के लिए सर बाहर निकला, उसे शूट कर दिया गया। फाइनली टीम मेन गेस्ट ओसामा के रूम तक पहुंची। वहां ओसामा भी अपनी वाइफ अमल को शील्ड बनाकर खड़ा था। सील्स को देखते ही उसने अपनी वाइफ को उनकी तरफ धक्का दिया और बेडरूम में भागने की कोशिश की, लेकिन एक सील ने आगे बढ़कर उसके हेड और चेस्ट में शूट कर दी। उसके बाद वो ओसामा की बॉडी को लेकर हेलीकॉप्टर से वापस चली गई। ओबामा को इन्फॉर्मेशन दी गई। उन्होंने डीएनए रिजल्ट्स को वेट किया और कंफर्मेशन के बाद ओबामा ने अनाउंस किया। लेकिन इसके बाद जो इंसिडेंट हुआ उसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को शॉक में डाल दिया। वो था ओसामा की डेड बॉडी को किसी को ना देकर समुद्र में बहा देना। इसके 2 रीजंस थे। पहला, उसकी अपनी कंट्री सऊदी अरेबिया ने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया, और दूसरा रीजन सद्दाम हुसैन की तरह था। जब सद्दाम हुसैन मारा तो उसकी बॉडी इराक के लोगों को दी गई। उन्होंने उसकी एक टॉम बनाकर उस जगह को एक होली प्लेस बनाया दिया, जहां आज भी हजारों लोग जाते हैं। अगर ओसामा की बॉडी अफगानिस्तान या पाकिस्तान को दी जाती तो उसकी ग्रेव को एक बड़ी दरगाह बना दिया जाता और लोग उसकी पूजा करने लगते। इसे अमेरिका को ही प्रॉब्लम होती, क्योंकि ओसामा सिर्फ एक नाम नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पीपल लोगों के लिए वो एक हिम्मत था। बहुत से टेररिस्ट के लिए वो एक इंस्पिरेशन था। और उस वक्त अमेरिका तालिबान से फाइट कर रहा था। अगर बॉडी तालिबान को मिलती तो उसे दिखाकर हजारों और टेररिस्ट तैयार कर सकते थे। इस डर से बॉडी किसी को नहीं दी गई। लेकिन ओसामा के लास्ट रीट्स पूरे इस्लामिक कस्टम्स के साथ किए गए। इस्लाम के अकॉर्डिंग बॉडी को दफनाया जाता है। समुद्र में ट्रैवल के दौरान अगर किसी को मौत हो तो उन्हें समुद्र में बहा देता है। इसी कस्टम के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी को नहलाया गया, सफेद कपड़े में लपेटा गया, एक बॉक्स में रखा गया।
एक मौलाना से प्रेयर्स पढ़वाई गई और फिर उसे समुद्र में बहा दिया गया। इस पर काफ़ी नेगेटिविटी आई, लेकिन अमेरिका ने नहीं बताया कि बॉडी कहाँ है, तो ओसामा को समुद्र में बहाने का यही रीज़न था। ये वीडियो आपको अच्छा लगा? अच्छा लगे तो अब वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।